तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अहम विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुख्य स्रोत है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हाँ, आज हम मंजीसा स्टडी पॉइंट पर पनिश सर की पॉलिटी सीरीज के तीसरा एपिसोड का विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। और आज का जो मुख्य विषय है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। पिछली क्लास की चर्चा में हमने ये देखा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हाँ, वो पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी था और आज का हमारा मिशन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, मतलब जरा सोचिए, भारत का संविधान कितनी विशाल किताब है, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक। एकदम सही। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि इतनी बड़ी किताब की आत्मा क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जवाब सिर्फ एक पन्ने में मिल जाता है। और वही एक पन्ना प्रस्तावना है। तो अगर हम प्रियम्बल शब्द के अर्थ से शुरुआत करें तो इसका क्या मतलब होता है? देखा जाए तो प्रियम्बल का सीधा सा अर्थ है किसी भी दस्तावेज की भूमिका या उसका परिचय। एक इंट्रोडक्शन की तरह। हाँ बिल्कुल, एक इंट्रोडक्शन। लेकिन जब हम संविधान के संदर्भ में बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सामान्य परिचय नहीं रह जाता। तो फिर ये क्या बन जाता है? पनिश सर की स्लाइड्स के अनुसार ये संविधान का उद्देश्य तय करता है। ये बताता है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा और शासन के मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे। यानी एक तरह से पूरे देश का दिशा निर्देश है। पर ये दिशा निर्देश एकदम से तो हवा में नहीं बन गया होगा। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक पूरा ऐतिहासिक सफर है। हाँ, स्रोत सामग्री से ये पता चलता है कि हमारी प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित जरूर है, पर इसे हमारी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया है। सही कहा। और अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हमें 13 दिसंबर 1946 के दिन को याद करना होगा। अच्छा, 13 दिसंबर 1946, इस दिन क्या हुआ था विशेष? इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो यही वो प्रस्ताव था जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बना। हाँ बिल्कुल, ये एक विजन डॉक्यूमेंट था और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये प्रस्तावना भी उसी दिन से प्रभावी हो गई। बहुत ही रोचक बात है। और इस प्रस्तावना की जो सबसे पहली पंक्ति है वो तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आप वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम भारत के लोग। जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें एक अलग ही ऊर्जा है। बिल्कुल है। और पनिशर सर की क्लास में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि प्रस्तावना में बोल कौन रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत की जनता बोल रही है। सही कहा। इसका गहरा अर्थ ये है कि संविधान को जो शक्ति मिलती है वो सीधे जनता से आती है। मतलब ये संविधान किसी राजा या बाहरी शक्ति ने हम पर नहीं थोपा है। एकदम सही। देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के ही हाथों में है। जनता ने खुद इस संविधान को बनाया और खुद को सौंपा है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। अब इसके आगे प्रस्तावना में कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं जो भारत की असली पहचान तय करते हैं। हाँ, वो 5 जादुई शब्द जो भारत के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरन। सॉवरन होने का बहुत ही सीधा और सरल अर्थ है भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपना निर्णय खुद ले सकता है। यानी अब हम किसी विदेशी ताकत के अधीन नहीं हैं। बिल्कुल, हम अपने आंतरिक और बाहरी फैसले बिना किसी दबाव के ले सकते हैं। ये तो हो गई आजादी की बात। इसके बाद जो दूसरा शब्द है वो थोड़ा दिलचस्प है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट। हाँ, और यहाँ भारतीय समाजवाद का मतलब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अर्थशास्त्र वाले समाजवाद से थोड़ा अलग है। तो भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना, सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर देना। मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे कम करने का प्रयास करना। एकदम सही। इसके बाद तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। भारत जैसे विविध देश के लिए ये शब्द तो एक जरूरत की तरह है। बिल्कुल है। सेक्युलर होने का अर्थ है कि राज्य यानी सरकार की नजरों में सभी धर्म समान है। मतलब सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। हाँ, और सरकार किसी एक धर्म को दूसरे पर तरजीह नहीं देगी। बहुत ही स्पष्ट है। इसके बाद जो दो शब्द आते हैं वो हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हाँ, और इन दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। लोकतांत्रिक तो हम रोजमर्रा की बातचीत में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। सही कहा, जहाँ चुनाव होते हैं और जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। पर
अगर सरकार जनता ही चुन रही है तो फिर ये गणराज्य या रिपब्लिक अलग से क्यों कहा गया है? इन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, लोकतांत्रिक का मतलब है सरकार का चुना जाना, लेकिन गणराज्य का संबंध देश के प्रमुख से होता है। अच्छा, मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति। हाँ, रिपब्लिक होने का अर्थ है कि देश का प्रमुख भी जनता द्वारा ही चुना जाएगा, चाहे वो चुनाव अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो। समझ गया। मतलब वो पद किसी राजा या रानी की तरह वंशानुगत नहीं होगा। कोई भी आम नागरिक उस सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, यही गणराज्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इन 5 शब्दों सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ने भारत का स्वरूप तो बता दिया। हाँ, लेकिन संविधान के अंतिम लक्ष्य क्या है, ये भी प्रस्तावना ही बताती है। सही कहा। इसमें 4 मुख्य लक्ष्यों की बात की गई है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो चलिए पहले न्याय यानी जस्टिस से शुरू करते हैं। अक्सर जब हम न्याय शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोर्ट कचहरी आने लगती। हाँ, पर प्रस्तावना का न्याय बहुत व्यापक है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब तो शायद यही हुआ कि समाज के सभी वर्गों को समान सम्मान मिले। बिल्कुल, किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक अवसरों में समानता। हाँ, और तीसरा है राजनैतिक न्याय, जिसका मतलब है सभी को समान रूप से राजनैतिक अधिकार मिलना, जैसे वोट देना या चुनाव लड़ना। न्याय के बाद बात आती है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की। पनिशर सर की स्लाइड्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रस्तावना 5 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बिल्कुल, और ये स्वतंत्रता तभी काम की है जब समानता यानी इक्वालिटी हो। तो समानता का मतलब है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक समान हैं और सभी को समान अवसर मिलेंगे। एकदम सही। अब अगर हम इन तीनों को मिला दें तो एक चौथा लक्ष्य सामने आता है: बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का मतलब हुआ भाईचारा। हाँ, और ये बहुत ही अहम है। भारत जैसे विशाल देश को एक साथ रखने के लिए भाईचारा ही सबसे जरूरी है। स्लाइड में भी बताया गया है कि बंधुत्व का मुख्य काम है देश की एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी इंटेग्रिटी को बनाए रखना। बिल्कुल, अगर नागरिकों में भाईचारा नहीं होगा तो देश को एक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात सच में बहुत गहरी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर प्रस्तावना इतनी ही अहम है, संविधान की आत्मा है, तो क्या इसमें कभी कोई बदलाव किया जा सकता है? इस सवाल ने भारतीय राजनीति और अदालतों में बहुत लंबी बहस छेड़ी थी। सबसे बड़ी उलझन तो यही रही होगी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर 1973 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आता है, केशवानंद भारती केस। ये नाम तो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र ने सुना होगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का ये हिस्सा है। और शायद इसी केस से वो मशहूर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचा सिद्धांत निकल कर आया था। सही कहा। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो इस फैसले के बाद 1976 में प्रस्तावना में एक बड़ा बदलाव हुआ, 42वां संविधान संशोधन। हाँ, ये बहुत ही अहम संशोधन था। इसके जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और वो 3 शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल। अब अगर हम इसके कानूनी पहलू को देखें तो एक बात समझना जरूरी है। वो क्या? हाँ, वो ये कि प्रस्तावना को आधार बनाकर आप सीधे कोर्ट से कोई कानून लागू नहीं करवा सकते। अच्छा, तो फिर अदालतों में इसका उपयोग कैसे होता है? जब भी सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून या अनुच्छेद की व्याख्या करने में उलझन होती है तो वो प्रस्तावना की मदद लेते हैं। ये एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। बहुत खूब। और सिर्फ अदालतों के लिए ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास की स्लाइड्स में साफ बताया गया है कि आरपीएससी, रीट, पटवारी और एसआई जैसी सभी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। तो जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए इन शब्दों और इनके अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो हमारे शासन की नींव है। तो अगर आज की इस चर्चा का सार निकालें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है। एकदम सही।
ये हमारे देश के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों का आईना है। और ये भी याद दिलाती है कि शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। बिल्कुल। अब अगली क्लास यानी मजीसा स्टडी पॉइंट के अगले एपिसोड में मौलिक अधिकारों पर चर्चा होगी। अब फंडामेंटल राइट्स बहुत ही रोचक विषय रहेगा। और पनिश सर ने एक संदेश भी दिया है कि अगर ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सही बात है। अब चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर प्रस्तावना वास्तव में संविधान की आत्मा है और इसमें हमारे देश के सबसे ऊंचे आदर्श लिखे हैं, तो क्या आज समाज के रूप में हम उन आदर्शों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं? खासकर जब हम